हाँ, चलिए, क्या हालचाल। तो एक समस्या आ रहा है, बहुत विद्यार्थी आ रहा है बार बार मिलने के लिए। वो क्या कैंपस में कुछ हुआ है, वो साइकिल उकिल का कुछ है क्या? मतलब जो है पार्किंग उर्किंग ले रहा है, पैसा ले रहा है। कब से? 2 दिन से। और विद्यार्थी आ रहा है। 10 रुपया लेता है। हाय हाय 5 रुपये। पता नहीं कैंपस में क्या क्या लागू होगा। चलिए, अब हमको उतना इस विषय में मालूम नहीं था कि जो है ये साइकिल का जो है जो भी है पार्किंग उर्किंग, हमको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था इस विषय में। विद्यार्थी एक दो कंप्लेन करने के लिए आया, तब अभी हमको मालूम हुआ है। तो अच्छा, देखते हैं। आज पहले क्लास कीजिए ना, रात में ना पता करेंगे। अभी थोड़े कुछ पता करेंगे, रात में पता करेंगे। देखते हैं क्या बात है, नई बात है। बोले ना पटना का लोग, देखिए जो लोग पटना के होंगे वो बुरा मत मानिएगा, बड़ी शोषक हो गया है, शोषण करता है विद्यार्थी का। बताइए, एक चीज सोचना चाहिए यहां पर। देखिए, जो लोग आसपास का है वो तो साइकिल लेकर के आएगा नहीं, और दूर में कौन लड़का रहता है जिसको थोड़ा कम पैसा मिलता है, वो थोड़ा दूर में रहता है कि रूम रेंट कम लगे, और वो बेचारा साइकिल से आता है, और उससे यहाँ पर भी जो है लिया जाने लगा है पैसा। तब अगर मान लिया जाए एक दिन में जो है हमको जो दिखाया पर्ची, उसमें देखे सुबह 7 से 9 लिख रहा था, सुबह 7 से रात 9, हाँ यही था, 10 रुपया लिखा हुआ था। एक दिन में अगर 10 रुपया देता है तो 30 दिन में 300 रुपया। 300 रुपया, अरे बाप रे। 300 रुपया का स्टूडेंट लाइफ में बहुत महत्व होता है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ हम भी जिए हैं ना जी, 300 रुपया का बहुत महत्व होता है। खैर, हमको इस विषय में बहुत ज्यादा पता था नहीं, तो अब देखेंगे। आज हमको पता ही चला है, तो देखते हैं आगे क्या है ना, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं। कमेंट हटाइए यहां से, क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। एक दो गलत होगा कहेगा बहुत गलत, उससे बढ़िया काहे हम आंसर देंगे। जब क्वेश्चन आंसर करवाइए रहे हैं तो आंसर देने का क्या है, बताइए। एकदम दिशा निर्देश देने का आपको जरूरत ना है। जो भी लड्डू फड्डू चड्डू जो भी है, समझ गए। आइए आराम से क्वेश्चन कीजिए, मजे में आइए। ये दिशा निर्देश देने लगता है, बड़ी खराब लगता है। क्या नंबर क्वेश्चन तक हो गया था? 20 नंबर क्वेश्चन लगा है ना जी? हाँ हाँ, लगा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट करेंगे दिल्ली सल्तनत का, और नहीं तो फिर छूट जाएगा तो प्राचीने वाला हाल होगा। छूट जाएगा तो छूट जाएगा, इसलिए फालतू का हमको टोका टोकी मत कीजिए। आराम से क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कीजिए, समझ गए। आइए, और याद भी करते जाना है। और देखिए, जितना हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाए हैं उससे ज्यादा बात क्वेश्चन आंसर में आपको देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा बात क्वेश्चन आंसर में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जो हम आपको बता दिए हैं, लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा क्वेश्चन आंसर में उसको भी याद करते जाना है, ठीक है। आ जाइए, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ाने के वक्त हम आपको ये बात नहीं बताए हैं, समझ गए, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है तो आंसर जानते हैं इसका। रजिया सुल्तान का विरोध
कर रहे तुर्की अमीर दल का नेता कौन था? अल्तुनिया होता तो हम बोलते ना बताए। अल्तुनिया तो था, विरोध कर रहा था, लेकिन उस पूरे विरोध दल का नेता कौन था? निजामुल मुल्क जुनेदी। निजामुल मुल्क जुनेदी। यह प्रश्न जो है मेरे ख्याल से संभवतः जैसे बिहार में बीपीएससी होता है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस होता है, उसका यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीर दल का नेता कौन था? निजामुल मुल्क जुनेदी। निजामुल मुल्क जुनेदी, याद रख लीजिएगा। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीर दल का नेता कौन था? निजामुल मुल्क जुनेदी। रजिया सुल्तान ने अमीर हाजिब पद किसे प्रदान किया? पर नहीं होगा, पद होगा, यहां पर पद कर लीजिएगा, पद कर लीजिएगा। अमीर हामिद हाजिब कर रहा है, अमीर हाजिब, अमीर ए हाजिब। अमीर आखुर थोड़े कह रहा है ना। अमीर आखुर के विषय में हम आपको बताए हैं, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर का पद जलालुद्दीन याकूत को बनाया था, जलालुद्दीन याकूत। लेकिन जो अमीर हाजिब का पद है, इस पद पर रजिया सुल्तान ने बैठाया था एतगीन को। किसको बैठाया? एतगीन, एतगीन को बैठाया। तो रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब पद किसे प्रदान किया था? एतगीन। किसे प्रदान किया था? रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब पद किसे प्रदान किया? किसे प्रदान किया? एतगीन। रजिया सुल्तान के शासनकाल में मलिक अल्तुनिया कहां का सूबेदार था? देखिए, अल्तुनिया जो है तबरहिंद का सूबेदार था, और तबरहिंद पड़ता था पंजाब के भटिंडा में, पंजाब के भटिंडा में। बात हम आपको बताए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा उत्तर? भटिंडा। क्या हो जाएगा उत्तर? भटिंडा। भटिंडा हो जाएगा उत्तर। भटिंडा पंजाब में पड़ता है। और जो अथी लगाया है वो तो साइकिल रखने के लिए जगह देता है ना? देता है कि नहीं देता है? जगह देता है ना? कि पहले जहां लगाते थे वहीं लगा रहे हैं, और वहीं लगा रहे हैं, और टैक्स लगाए हैं तो थोड़ा बेहतर व्यवस्था देना चाहिए। अब पता नहीं क्या बात है। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था अल्तुनिया के साथ। किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक है, अल्तुनिया के साथ हुआ था। निम्न में से किसे पराजित करके रजिया सिंहासन पर बैठी थी? रजिया जो है अपने नालायक भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पराजित करके गद्दी पर बैठी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्योंकि देखिए, रजिया सुल्तान के जो पिताजी थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी तो रजिया सुल्तान को ही बनाया, लेकिन रजिया सुल्तान के जगह इल्तुतमिश के निधन होने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, जो कि एकदम अयोग्य था। और फिर जनता ने रजिया को साथ दिया। जनता के साथ से रजिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाया और रजिया सुल्तान गद्दी प्राप्त की। और इस्लामी जगत में शासिका बनने वाली या सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान हुई। रजिया सुल्तान मुख्य रूप से किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी? तो रजिया सुल्तान जो है मुख्य रूप से जनता के सहयोग से। किसके सहयोग से? जनता के सहयोग से। किसके सहयोग से? जनता के सहयोग से जो है सिंहासन पर बैठी थी। जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। याकूत की हत्या करके, जलालुद्दीन याकूत की हत्या करके तुर्की अमीरों ने रजिया के गैर मौजूदगी में किसे राजधानी की गद्दी पर बैठाया? देखिए, सुनिए क्या हुआ था जानते हैं? हुआ ये था
कि रजिया सुल्तान जब शासिका हुआ करती थी तो उनके समय जो है उनके साम्राज्य में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगे थे। और जब रजिया के समय बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगे थे तो रजिया विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी से बाहर निकली और रजिया ने सारा कार्यभार जलालुद्दीन याकूत को सौंपने का काम की। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को यह कही कि जब तक हम राजधानी से बाहर रहकर विद्रोह को दबा रहे हैं तब तक आप राजधानी के शासन प्रशासन को अच्छे से देखिए। तो रजिया विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी से बाहर चली गई। जलालुद्दीन याकूत राजधानी में रहकर राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, राजधानी में रहकर दिल्ली में रहकर शासन प्रशासन को देखने का काम कर रहा था। लेकिन याकूत की हत्या तुर्की अमीरों ने रजिया के गैर मौजूदगी में कर दिया और दिल्ली का अगला सुल्तान बहराम शाह को बनाने की घोषणा किया और बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक, बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। उत्तर क्या होगा? बहराम शाह ना, बहराम शाह। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या एक षड्यंत्र के तहत पंजाब के केथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा चाकू गोद कर दी गई, चाकू मारकर कर दी गई, चाकू मारकर कर दी गई। तो रजिया की जो मृत्यु हुई है पंजाब के केथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा केथल। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी जी? रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? केथल में हुई थी, केथल। आगे है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? उसका स्त्री होना, उसका स्त्री होना। नायब अथवा नायब ए मुमलिकात का पद सृजन किसने किया था? देखिए, आपको हम बताए थे जब प्रशासन बता रहे थे तो वहां पर हम आपको एक बात बताए थे, सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद उपसुल्तान का पद, और उपसुल्तान को नायब कहा जाता था, उपसुल्तान को नायब कहा जाता था। यह प्रशासन दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को पढ़ाते हुए हम आपको बताए थे। और जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम आपको गुलाम वंश बता रहे थे तो गुलाम वंश के अंतर्गत जब रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी को बता रहे थे और रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी बहराम शाह बने थे, बहराम शाह के द्वारा किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि बहराम शाह ने ही नायब के पद का सृजन किया। तो जो नायब का पद है या नायब ए मुमलिकात का पद है, नायब का पद या नायब ए मुमलिकात का पद जो है आपको बहराम शाह के द्वारा लाया गया था। बहराम शाह के शासनकाल में उन्हीं के द्वारा नायब या नायब ए मुमलिकात का पद लाया गया था, जो कि सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा? बहराम शाह। क्या मच्छर वाला छिड़का हुआ है ना, उसी का स्मेल आ रहा है। हाँ, वही खुशबू आ रहा है। अच्छा, खुशबू आ रहा है ना। अच्छा। गुलाम वंश के सुल्तानों का शासनकाल को क्रम में सजाइए। देखिए, आप याद कीजिए, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ना बना था जी। आराम शाह 1210 से 1211 ना। बहराम शाह 1240 से 1242। मसूद शाह 1242 से 1246। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। रजिया सुल्तान 1236 से 1240।
अच्छा एगो बात बताइए, ये बात पूछा जाता है आपके परीक्षा में, पूछा गया भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना है ना? बना है ना? हाँ, इधर बोलिए यस सर, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। बहराम शाह न बना, बहराम शाह बना, आराम शाह, हाँ आराम शाह। आप लोग होश आवास में नहीं रहते हैं जी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? सी होगा। चलिए, जब सब लोग बोल रहे हैं सी तो ठीक है, सी मार देते हैं। आगे आ जाइए। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसके समय नायब मुमलिकात का पद सर्वोच्च हो गया और सुल्तान नाम मात्र का शासक था? देखिए याद कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बना था नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन, और नासुरुद्दीन महमूद का शासनकाल है 1246 से 1265, 65 या 66, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नासुरुद्दीन महमूद, नासुरुद्दीन महमूद जो था इल्तुतमिश का पोत्र था, इल्तुतमिश का पोता था। कौन था? इल्तुतमिश का। और ईमानदार शासक न था जी, टोपी सी करना अपना जीवन यापन करता था। और इसके समय नायब के पद पर कौन था? बलबन। इसके समय नायब या नायब के मुमलिकात के पद पर कौन था? बलबन। ये तो नाम मात्र का न सुल्तान था जी, सब चीज बलबने ने देखता था। तो मतलब जो सुल्तान के पद पर नासुरुद्दीन महमूद था, वह नायब के पद, सॉरी, जो सुल्तान के पद पर नासुरुद्दीन महमूद था वो नाम मात्र का सुल्तान था। और इसके समय जो बलबन, जो कि नायब मुमलिकात के पद पर था, वही सर्वे सर्वा था, वही सब चीज को देखा करता था। तो अर्थात यह बात कहा जा सकता है कि दिल्ली के सुल्तानों में नासुरुद्दीन महमूद के समय नायब मुमलिकात का पद सर्वोच्च हो गया और सुल्तान नाम मात्र का शासक बना रहा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी होगा ना जी? क्लियर है ना? चलिए आगे आ जाइए। मेवातियों का विद्रोह किसके समय हुआ था? देखिए, मेवातियों का विद्रोह हुआ था बलबन के समय। किसके समय हुआ था? बलबन के समय। बलबन के समय हुआ था, बलबन के समय हुआ था। बताइए, आप लोग एक सेकेंड में अकबका जाते हैं। मुश्किल से 1 मिनट भी हुआ होगा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। और रूम पे जब लाइट कट जाता है तब तो आप लोग बंदर की तरह उछलते होंगे, उछलते हैं ना? चलिए छत पे चले जाते हैं। चलिए आइएगा। जब भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। यह किसका कथन? बलबन ना जी। देखिए, बलबन जो है अपने आप को, बलबन ऐसे था गुलाम, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन बलबन दिखाता था कि हम बहुत बढ़िया खानदान के हैं, बहुत उच्च कुल के हैं। और बलबन काफी कठोर नीति अपनाई थी। बलबन के कठोर नीति अपनाने के पीछे रीजन था, रजिया सुल्तान के बाद जो सुल्तान सब बना था, अयोग्य सुल्तान सब बना था, उन अयोग्य सुल्तानों की वजह से सुल्तान के पद का महत्व खत्म हो गया था। सुल्तान के पद के महत्व को फिर से बरकरार रखने के लिए बलबन ने कठोर नीति अपनाई। और उसी क्रम में बलबन के द्वारा यह बात कहा गया था कि जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है और हमारी इच्छा होती है कि तलवार निकाल करके उस निम्न कुल के व्यक्ति की हम हत्या कर दें। क्लियर है? बलबन। कौन सा कथन सही है? बलबन के समय बड़ी दे मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था। हाँ,
बरीद मुबालिक एक गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बरीद कहा जाता था। हां, गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बरीद कहा जाता था, यह भी बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, 4 स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट में से जो है एक स्टेटमेंट गलत है, और जो स्टेटमेंट गलत है वही इसका उत्तर होगा। बलबन के समय सैन्य विभाग के प्रमुख को आरिज मुबालिक कहा जाता था। बलबन ने ही पारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया। अमीर खुसरो अमीर हसन बलबन का दरबारी कवि था। गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन का पुत्र केकुबाद था। जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। केकुबाद का पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन का पुत्र केकुबाद नहीं, बल्कि केकुबाद का पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो केकुबाद नहीं था बल्कि शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स, समझ गए? तो यही जो है डी नंबर जो है आपको गलत है, और हमको चुनना गलत को था, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बाद बाकी जो एबीसी में है वो क्या है? आपको सही है। केकुबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में, यमुना में किसने फेंकवा दिया? यमुना नदी में किसने फेंकवा दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स। देखिए, जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं इसके थ्रू दोबारा हो रहा है, एक प्रकार से आप कहिए तो, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है और अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपसे बढ़कर बरदराज इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई नहीं है। समझ गए? तो आप महाबरदराज होंगे, समझ गए, अगर आपको अब भी याद नहीं हो रहा है तो। केकुबाद का पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई थी? क्यूमर्स की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? क्यूमर्स। क्यूमर्स की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा? तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा, यानी जब तुर्क मुसलमानों का आगमन हुआ तो भारत में नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। भारत में नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, क्या जानते हैं? देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। वह तुर्क मुसलमान था, तुर्क मुसलमान था। और जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई ना, तो उसके बाद नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ था। नगरों का, तो नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ, उसी को नगरीय क्रांति कहा। तो निम्न में से किसने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा? और अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को उन्होंने ग्रामीण क्रांति से जोड़ा। तो देखिए, तुर्कों के आगमन यानी ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के आगमन होने से भारत में नगरीय क्षेत्र में विकास होना प्रारंभ हुआ। लेकिन जब गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ और खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई, और खिलजी वंश के शासक जब अलाउद्दीन खिलजी बने तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर काफी ज्यादा जोर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर काफी ज्यादा जोर दिया, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को ग्रामीण क्रांति से जोड़कर देखा जाता है। ये जो बात है, ये बात मोहम्मद हबीब नामक विद्वान के द्वारा कहा गया है। मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हबीब। आंसर हो जाएगा मोहम्मद हबीब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष केकुबाद के समय प्रारंभ हुआ था। हां,
उसका राजनीतिक उत्कर्ष केकुबाद के समय हुआ था, केकुबाद के समय हुआ था। नहीं बताए हैं, एकदम बताए। केकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, सही है या गलत? एकदम सही है, हाँ सही है। किलोखड़ी का निर्माण केकुबाद ने करवाया था, हाँ उत्तर प्रदेश में किलोखड़ी है, उसका निर्माण केकुबाद ने करवाया था। केकुबाद ने रक्त और लोह की नीति के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, गलत है ये। कौन सा सही है? सी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखड़ी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? किलोखड़ी के महल में अपना राज्याभिषेक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करवाया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बने थे तो उनका उम्र 70 बरस हुआ करता था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखड़ी को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन भी किया था, किलोखड़ी को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन भी किया था। तो क्या होगा आंसर? ए। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय उम्र या आयु कितनी थी उसकी? 70 बरस। कितना उम्र था? 70 बरस। 70 बरस उम्र था, 70 बरस। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान केकुबाद और सुल्तान डेस की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। क्यूमर्स, केकुबाद और सुल्तान क्यूमर्स, यही दोनों की हत्या करके जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के शासन को अंत कर दिया और खिलजी वंश के शासन की स्थापना किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क, जाट। तुर्क मुसलमान था। क्या था? तुर्क। लेकिन तुर्क मुसलमानों में भी निम्न कोटि का तुर्क था, निम्न कोटि का तुर्क था दिल्ली के खिलजी सुल्तान। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सरे जहांदार यानी शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया एवं समाना का सूबेदार बनाया? केकुबाद। कौन? केकुबाद ने। कौन सा कथन सही है? जलालुद्दीन के समय 1292 में अब्दुल्ला और उलुग खां के नेतृत्व में अरबों ने आक्रमण किया था, है ना? मंगोलों ने आक्रमण किया था, अरबों ने नहीं मंगोलों ने, अरबों ने नहीं मंगोलों ने। अर्थात ये जो पहला नंबर स्टेटमेंट है ये क्या है? आपको गलत है। क्या है? गलत है। जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगोल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, वे नवीन मुसलमान कहलाए। हाँ याद कीजिए, मंगोल नेता चंगेज खां का नाती उलुग खां, मंगोल नेता चंगेज खां का नाती उलुग खां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया और भारत आकर के उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया। वही मुसलमान सब कहलाया नवीन मुसलमान। क्या कहलाया? नवीन मुसलमान। तो ये स्टेटमेंट सही है, समझ गए? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दो सही है। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? देखिए ये सब अमीर खुसरो की रचना है। इसमें से नूह, सिपहर, खजायन उल फुतू, ये दोनों से तो आप अवगत हैं, लेकिन बाद बाकी जो मिफ्ता उल फुतू है, किराना उस्सादैन है, ये सब भी अमीर खुसरो की ही रचना है। अमीर खुसरो की इन रचनाओं में से अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का विवरण मिफ्ता उल फुतूह में किया है। मिफ्ता उल फुतूह में किया है।
जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया? 1296। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? देखिए इसमें कोई ऑप्शन न है, इसका उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1296। समझ गए? तो यहां पर जो 20 अक्टूबर है ना, इसको 22 अक्टूबर कीजिए। यहां पर जो 20 अक्टूबर है ना, ऑप्शन नंबर ए में जो 20 अक्टूबर है उसको 22 अक्टूबर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में जो 20 अक्टूबर है उसको 22 अक्टूबर कीजिए और एक पॉइंट लिखिए। एक पॉइंट लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सैनिक 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 इख्तियारुद्दीन हुद अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सैनिक इख्तियारुद्दीन हुद और मोहम्मद सलीम की मदद से 22 अक्टूबर 1296 को 22 अक्टूबर 1296 को अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और अपने आप को सुल्तान घोषित किया पढ़ाने वक्त हम आपको ये बात बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, और अलाउद्दीन खिलजी जो अपने चाचा और ससुर की हत्या किया था उसमें दो सैनिक उनका मदद किया था, और जो दो सैनिक उनका मदद किया था एक का नाम था इख्तियारुद्दीन हुद और दूसरे का नाम था मोहम्मद सलीम। आज तक ये प्रश्न किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा है, लेकिन अपने आप में काफी शानदार प्रश्न है ये कि अलाउद्दीन खिलजी किन दो सैनिकों के मदद से अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। तो उत्तर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन हुद और मोहम्मद सलीम। क्लियर है? याद रखिएगा आप इस बात को। आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1296। 22 अक्टूबर 1296 सुधार लिए ना? आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया था। लाल महल दिल्ली में था और यह लाल महल जो है बलबन के द्वारा बनवाया गया था। बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने किस पुत्र को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अकरली खां
उसका पुत्र था, उसी को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था, उसी को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद उसकी पत्नी मलिका ए जहां ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी थी मलिका ए जहां, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या के बाद उसकी पत्नी मलिका ए जहां ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को, अपने छोटे पुत्र कद्र खां को किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था? रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का बोलवाला था, उनका वर्चस्व था, उनके डर से कोई बोलता नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी इसको दिल्ली की गद्दी से हटा दिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और इनमें और इनकी माता मलिक ए जहां में उतनी योग्यता नहीं थी कि अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली की गद्दी से हटा सके। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से किस प्रांत का सूबेदार था? वे करामानिकपुर के सूबेदार हुआ करते थे। कहां के सूबेदार? करामानिकपुर, करामानिकपुर के सूबेदार हुआ करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर ही बुला करके धोखे से जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? क्या होगा? देखिए यहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जब सूबेदार के पद पर था या अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान के पद पर था। अगर प्रश्न यह होता सुल्तान के पद पर रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया, तब उत्तर हो जाता गुजरात। आगे ये प्रश्न है, आगे ये प्रश्न जो है। तो ये जो प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के ओवरऑल शासनकाल के संदर्भ में पूछा जा रहा है। मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर के सूबेदार हुआ करते थे सुल्तान बनने से पहले, तो जब करामानिकपुर के सूबेदार हुआ करते थे तो आप याद कीजिए उस समय सुल्तान हुआ करते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया था, जो कि उसका पहला सैन्य अभियान माना जाता है। देवगिरी का सैन्य अभियान किया था जो कि उनका पहला सैन्य अभियान माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के ओवरऑल संदर्भ में अगर देखा जाए तो फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला सैन्य अभियान था वह देवगिरी का अभियान था। कौन अभियान था? देवगिरी का अभियान, देवगिरी का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी का अभियान किया था तो वहां के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव। कौन हुआ करते थे? रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव। राय रायन का अर्थ होता है राजाओं में राजा। देखिए अब ये क्वेश्चन आप लोग जो गुजरात बोल रहे थे, जब ये प्रश्न दे तब उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए ना क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद, दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किसके खिलाफ था? दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान था आपको गुजरात के खिलाफ। किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ। कब किया था जी? 1298, 1298-99 में किया था गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक रायकर्ण था। सही है या गलत? सही है ना जी? रायकर्ण था। और रायकर्ण अलाउद्दीन खिलजी की सेना के डर से भागकर देवगिरी में जाकर शरण ले लिया ना जी। और अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात का अभियान किया था ना जी। और गुजरात को जीता और फिर जो है
इस अभियान के क्रम में ही खंभात की खाड़ी में 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था ना जी। और उसी मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में जाकर दक्षिण भारत का अभियान किया था ना जी। और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिस वजह से उसे 1000 दिनारी कहा जाता। हाँ या ना? एकदम से हाँ। तो इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति नुसरत खां था, जिसने खंभात बंदरगाह से एक हिंदू किन्नर हिजरा मलिक काफूर को खरीदा था। हाँ सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बनाया था। हाँ एकदम सही बात है। कौन सा सही है? डी 1, 2 और 3। मिलान करें। देखिए ये क्या है जानते हैं? एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ राज का नाम दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात राज्य का अभियान किया था, तो उस समय वहां के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का अभियान किया था, तो उस समय वहां के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ का अभियान किया, तो वहां उस समय शासक कौन हुआ करते थे? इसी संदर्भ में जो है आपको प्रश्न है। हमीरदेव। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर का अभियान किया था, तो उस समय रणथंभौर के शासक हुआ करते थे हमीरदेव। कौन हुआ करते थे? हमीरदेव। राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान किए थे, तो उस समय चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। राणा रतन। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब 1305 में मालवा का अभियान किया था, तो उस समय वहां के शासक हुआ करते थे महलक देव। कौन हुआ करते थे? महलक देव। महलक देव। महलक देव। इसके बाद जो है आगे है शीतल देव। शीतल देव। अलाउद्दीन खिलजी जब मारवाड़ का अभियान किया था, तो उस समय वहां के शासक हुआ करते थे शीतल देव। शीतल देव। और कान्हन देव। अलाउद्दीन खिलजी जब जालौर का अभियान किया था, तो उस समय वहां के शासक हुआ करते थे कान्हन देव। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। बी। ए और बी दोनों। बी एन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लुक खां और नुसरत खां दोनों थे। और रणथंभौर अभियान के क्रम में ही नुसरत खां मारे गए थे। रणथंभौर अभियान के क्रम में ही नुसरत खां मारे गए, तो वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लुक खां और नुसरत खां दोनों थे। आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों। किस अभियान के दौरान नुसरत खां मारा गया था? नुसरत खां रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। कौन अभियान के दौरान? रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। हमीरदेव का प्रधानमंत्री कौन था? रनमल। कौन था? रनमल। देखिए याद कीजिए आप, आपको जो है रणथंभौर, रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव जी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उल्लुक खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर का अभियान 1301 में किया। उस समय वहां के शासक हमीरदेव थे। हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेका। हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेका, और जो है बाद में जाकर हमीरदेव के प्रधानमंत्री रनमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया, जिस वजह से हमीरदेव मारा गया। और फिर जो है रणथंभौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया। तो रनमल हमीरदेव का प्रधानमंत्री था। इसी के धोखाधड़ी के कारण जो है हमीरदेव की हार हुई थी। अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान उसके साथ थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के चित्तौड़ अभियान के समय उनके साथ थे। 1303 ईस्वी के चित्तौड़ अभियान के समय उनके साथ थे। और इस समय चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। कौन सा कथन?
अलाउद्दीन के संदर्भ में गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपको गलत है? ठीक है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में पराजित किया था। सही बात है ये, सही बात है ये। काकतीय शासकों की सेना ने काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में पराजित किया था, यह बात सत्य है। देखिए, आप ये मत समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा जीत ही मिला। अलाउद्दीन खिलजी को हार का भी सामना करना पड़ा था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल नामक स्थान पर पराजित किया था। याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण ये जो स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जाता है किस वंश की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया था, तो आंसर हो जाएगा काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय। काकतीय पढ़ाने के दौरान ये हम आपको नहीं बताए, यहां पर क्वेश्चन आंसर में दे दिए हैं, याद रख लीजिएगा। चित्तौड़ अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। हां, किया था, आप याद कीजिए। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किला को घेरे हुए था, तो मंगोल आक्रमणकारी तारगी बेग दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के घेरेबंदी को तोड़ा था? नहीं तोड़ा था। चित्तौड़ के घेरेबंदी को नहीं तोड़ा। उस विशेष समय के लिए तारगी बेग से ज्यादा महत्व चित्तौड़ के किले का था, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किलेबंदी को लगातार जारी रखा और चित्तौड़ के किला पर अधिकार कर लिया, और तब जाकर के जो है मंगोल आक्रमण की और अपना ध्यान दिया। और अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को इस तारगी बेग के मंगोल आक्रमण जो 1303 ईस्वी में हुए थे, उसे दबाने के लिए अपने सेनापति को भेज दिया था। समझ गए? यह भी स्टेटमेंट सही है। 1308 ईस्वी में मालवा विजय के लिए अपने पुत्र खिज्र खां को भेजा था ना। एक तो पहली बात यह है कि मालवा का विजय अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 नहीं बल्कि 1305 में किया। 1305 में किया। गलत है ये। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का विजय किया, और मालवा का विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उन मुल्क को भेजा था। मालवा का विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को नहीं भेजा था, बल्कि आइन उल मुल्क को भेजा था। आइन उल मुल्क को भेजा था। तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और चुनना गलत को था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। डी नंबर में है, मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हां, मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए आइन उल मुल्क को मालवा विजय के लिए 1305 में भेजा गया, और आइन उल मुल्क के नेतृत्व में सेना मालवा पहुंची और महलक देव को पराजित किया। मालवा के शासक महलक देव को पराजित किया, और मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की घोषणा आइन उल मुल्क ने कर दी। समझ गए? तो यह भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए, जो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत का अभियान किया, और दक्षिण भारतीय अभियान के अंतर्गत जो है देवगिरी को जीता, वारंगल या तेलंगाना को जीता, मदुरै को जीता। इन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। इसकी जानकारी हमें तारीख फिरोज शाही से भी मिलती है, खजायन उल फुतूह से भी मिलती है, और फुतूह उस सलातीन से भी मिलती है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। उपर्युक्त में सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करें। एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ लेखक है। कौन पुस्तक की रचना किसने की है, उस संदर्भ में प्रश्न है,
और हमको लगता है कि जब हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत बता रहे थे तो वहां पर इन सभी पुस्तकों की चर्चा हमने आपके साथ कर रखी है, और आपको तो याद होगा नहीं। है हीरो सब, सुनिए समझिए। हाँ देखिए, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। आप जो है प्रयास ये कीजिए, पूरे दिल्ली सल्तनत का एक बार रिवीजन कर ले, याद कर ले, पढ़िए इस उद्देश्य से कि याद हो जाए। इन्हें रीडिंग नहीं मार देना। देखिए बहुत बच्चा क्या करता है, रीडिंग मार देता है। रीडिंग मारने से थोड़े होगा महाराज, हैं? आप कालिदास थोड़े हैं। आपको जो है देवी काली का आशीर्वाद थोड़े प्राप्त है, न है प्राप्त आपको, समझ गए? तो आप कालिदास न है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और एक बार याद कर लिए तो हमेशा वो यादें रह जाएगा। नहीं, आप याद कीजिए, बोल बोल के याद कीजिए, समझ गए? पद्मावती के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी है, पद्मावती की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है, पद्मावती की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। फिर माइंड से स्मरण कीजिए कि क्या याद कर रहे थे, पद्मावती की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है, आ गया होंठ पे ना, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, फिर एक चीज को 5 बार 10 बार बोल करके याद कीजिए। पता नहीं आप लोग कौन तरीका से पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम बोल कर पढ़ते थे, समझिए, बोल करके पढ़ते थे, और एक चीज को 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार, जब तक याद ना हो जाए। कोई ऐसा चीज होता था कि दो बार पढ़ने से भी याद हो जाता था, कोई चीज ऐसा होता था कि 10 बार पढ़ने से याद नहीं होता था। जो जितना बार पढ़ने से याद होता था उस बात को उतना बार बोल करके पढ़िए, और फिर उसका रिवीजन कीजिए। सप्ताह में रिवीजन कीजिए हर चीज का, 15 दिन पर रिवीजन कीजिए, 21 दिन पर रिवीजन कीजिए, महीना दिन पर रिवीजन कीजिए। और पढ़ लेना बड़ी बात ना है, रिवीजन करना बहुत बड़ी बात है, समझ गए? तो रिवीजन करते रहिए। जैसे कि मान लिया जाए कभी क्लास बंद होता है तो एकदम अखबकानी की जरूरत ना है, जितना कॉपी में उसका बैठ करके रिवीजन मार लीजिए, समझ गए? तो ये सब तो कीजिएगा है नहीं, वो सब पढ़ने वाला लक्षण थोड़े है कि ये सब काम कीजिएगा। जो बढ़िया विद्यार्थी होता है, जिसमें पढ़ने वाला लक्षण होता है, वो ये सब काम करता है, समझ गए? तो आप लोग बढ़िया विद्यार्थी थोड़े हैं ना। चलिए आगे आइएगा, और डेली बेसिस पे पढ़िए महाराज, ठीक है? तो देखिए एक बात बता रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन चल रहा है। पूरे दिल्ली सल्तनत को ऐबक से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक पूरे रिवीजन कर लीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। और जो है जिस दिन जो पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते, मान लिया जाए कि आज आप मैथ पढ़े, तो मैथ का जाकर निश्चित तौर पर आप रिवीजन कीजिए। जीएस पढ़े, जीएस का जाकर निश्चित तौर पर आप रिवीजन कीजिए। जो जिस डेट में पढ़ते हैं रिवीजन उसी डेट में होना चाहिए, उसी डेट में याद भी करना चाहिए। और संडे को क्लास बंद रहता है, संडे को पूरे सप्ताह की चीजों का रिवीजन कीजिए। मिलान करे पुस्तक लेखक पद्मावत, इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद, तारीख है फिरोज शाही बरनी, कौन है? फुतुह उस सलातीन, ठक्कर पेरू, द्रव्य परीक्षा इसामी, 3 4 2 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुल 7 बार आक्रमण किया था। देखिए कुछ स्रोत 6 बार देता है और कुछ स्रोत 7 बार देता है। हम आपको 6 बार लिखा है ना, 6 बार लिखा है ना, और 6 आक्रमणों का विवरण भी दिए, समझिए। लेकिन कुछ स्रोत के अनुसार 7 बार भी है, तो कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार 7 बार मान करके चल सकते हैं, 7 बार सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के विरुद्ध सैन्य अभियान में अपने कुशल सेनापतियों में वे जफर खां और गाजी मलिक को भेजा था। हाँ सही बात, आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था, उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये स्टेटमेंट देखिए भूल गए हैं जी, किसका है? डॉक्टर के.एस. लाल का है।
डॉक्टर के एस लाल का है, डॉक्टर के एस लाल, डॉक्टर के एस लाल। चलिए आगे आ जाइएगा, डॉक्टर के एस लाल, आंसर बी होगा, ए। आगे आ जाइएगा, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने स्वयं को यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन कहा? इतना बड़ा उपाधि धारण किया था कौन? ये उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सारे जहां का पद खिलजी वंश में किससे संबंधित था? सारे जहां का पद खिलजी वंश में न्याय प्रमुख से संबंधित था। किससे संबंधित था? न्याय प्रमुख, न्याय प्रमुख, न्याय प्रमुख से संबंधित था। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है? अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था। हाँ सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था, सही बात है। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। हाँ, घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यह भी बात क्या है? सही। अलाउद्दीन सैनिकों को जागीर देने की प्रथा को समाप्त कर नगद वेतन दिया। हाँ, यह भी बात सही है। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जब एबीसी सही है तो गलत कौन होगा? डी, गलत होगा डी। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हमको चुनना था गलत को। और जानते हैं, एगो बात जान लीजिए आप कि ये जो कर है संबंधित विषय है, इतना याद रख लीजिएगा। और इतना के अलावे जजिया, जकात, खराज ना है जी, खराज, खुम्स, उस्र, खराज और उस्र दूगो ना है। और खराज और उस्र तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आगे हम बताए हुए, नहीं बताए हुए, मार फटा से ठीक कर देंगे अगर बोले नहीं बताए हुए हैं तो, समझ गए। तो आइए पहले उत्तर जानते हैं और उसके बाद खराज और उस्र जिससे पूछेंगे उसको बताना होगा। पहले आइए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, नहीं तो पहले पूछिए लेते हैं। खराज, खड़ा होइए, खड़ा होइए, बताइए बताइए बताइए, इधर इधर। खराज क्या है? उस्र क्या है? जमींदारों से लिया जाने वाला कर। अच्छा, खराज क्या है? आए, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। अच्छा, और उस्र? अच्छा, कूट देंगे, कूट, ठीक है। हे खराज, हे खराज क्या है? खराज क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर। हाँ सही है, उस्र सही बोले हैं। खराज क्या है? जजिया, खराज। हे खराज क्या है? जकात क्या है? अच्छा बताइए कैसे होगा? आए, फिरोज शाह तुगलक पलटिए तो सब लोग। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक पलटिए। लीजिए फिरोज शाह तुगलक, लीजिए पढ़िए तो जजिया, जकात, खराज, खुम्स ने बताए हुए हैं। हाँ बताइए, यहां पे लिखा हुआ है ना जी। एगो तो आप सही बोले, एगो दूसरा तो गलत बोले थे। हाँ?
अच्छा सही कर दिए तो मारेंगे एक चाट, मुंह लाल कर देंगे हम। ए पढ़ती उड़ती नहीं जे है? तुम खाली इधर उधर करिए। लड़का पढ़ता उड़ता नहीं जी है? क्या है? एकदम नालायक निकम्मा सब। पीछे भेजे पीछे भेजिए, कूटेंगे अभी, कुटाई होगा। काहे ने जवाब दिया? आप बैठ जाइए, आप एगो जवाब दे दिए। ले चलिए, पढ़ो यार, पढ़ना है, पढ़ना है। चलिए आ जाइए। क्या बताएं, बताइए। आप लोग यादें नहीं रखते हैं, क्या बताएंगे हैं? अब तो पढ़ानियों का मन करने लगा। अरे महाराज जो बता दिए वो तो कम से कम याद रखिए, जो नहीं बताए वो याद ना है, कोई दिक्कत ना है। जो बता दिए वो याद ना है, फिर क्या पढ़ाने का कोई मतलब ही ना है, समझिएगा। सबसे पहले जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक। भूमि कर, हिंदुओं से उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4। चरी कर, चरी कर दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर। घड़ी कर, घरों पर लगने वाला कर। जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खुम्स, लूटे हुए धन में लिया जाने वाला कर। आंसर क्या होगा? ए होगा, ए होगा, ए। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत से जब प्रश्न आता है तो एक प्रश्न जो है कर व्यवस्था से भी आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन गलत है? कौन गलत है? 4 स्टेटमेंट है, इसमें से एगो गलत है, बाद बाकी 3 गो सही है। जो गलत है उसी को चुनना है। मुकदम, खुद तथा चौधरी भूमि कर वसूलने वाले हिंदू अधिकारी होते थे। हाँ सही बात है, ये मुकदम, खुद और चौधरी भूमि कर वसूलने वाले हिंदू अधिकारी होते थे, यह बात सत्य है। दिल्ली सल्तनत में भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था। हाँ यह भी बात सत्य है। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। हाँ सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, यह भी बात सही है। जब एबीसी सही है तो गलत कौन होगा? डी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था दीवान रियासत नाम का अधिकारी करता था। नहीं, सदर रियासत नाम का अधिकारी करता था। सदर रियासत, नीचे से लिखिएगा। बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर रियासत बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर रियासत नामक अधिकारी, सदर रियासत नामक अधिकारी देखा करता था। रिजल्ट आ गया है ना।
चलिए, है सुनिए, और सब है। रिजल्ट आया है 64 पोस्ट मेंस का। कटअप गया है अनारक्षित जनरल पुरुष 180। 180 मतलब 90, 90 दूना 180, 90 क्वेश्चन। 100 में से 90 क्वेश्चन सही किया, उसका रिजल्ट हुआ है 100 में से 90। 64 पोस्ट एक्साइज दरोगा में। और महिला में उसका रिजल्ट हुआ है जिसको 200 में 170 मार्क आया है। 170 मतलब 85 क्वेश्चन जिसका सही हुआ। अरे बाप रे, चलिए हाँ, चलिए इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। है, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।